कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 11वीं कॉमिक्स सर्वप्रलय एकादश खंड। सर्वनायक पूर्वसार युगम धरित्री अस्यः। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा सर्वनायक महागाथा के एकादश खंड में स्वागत है मित्रों। यह सर्वनायक महागाथा संसार और जीवन का सार है, जहाँ समय अपनी नीतियों के चक्र से हमें कभी हमारी दुर्लभताओं और बल, तो कभी हमारे अस्तित्व से ही सही तात्पर्य का बोध कराता है, तो कभी हमें धर्म व कर्तव्य के रण में शत्रुओं के व्यूह के बीच ला खड़ा करता है। हर इंसान अपने जीवन में इस सर्वनायक प्रतियोगिता को आत्मसात करता है। जो इन विषम स्पर्धाओं में विजय होते हैं वे सभी सर्वनायक हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने अस्तित्व के मायने तलाशते भेड़िया और वल्लभ काल मूर्ति अस्थवा के साथ जा पहुँचे नेबुलाय, जहाँ वल्लभ को अश्वराज के वल्लार रूपी पूर्व जन्म असुर सम्राट बाली और असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा रचे षड्यंत्र का बोध हुआ, तो भेड़िया भी अपने पिता वुल्फा के अस्तित्व के उन पहलुओं से अवगत हुआ जिससे उसके को भी भेड़िया रूपी दोहरे अस्तित्व का आत्मद्वंद दूर हुआ। सुरवैया की बहन माया के षड्यंत्र में फंसकर अपना जीवन कर्तव्य और संतान के लिए बलिदान करने वाले वुल्फा से आपका भी यह पहला साक्षात्कार था। वहीं गर्भगृह में प्रिंसिपल की एक आस्तीन में जहां शतरंज और उसके मोहरे थे, तो दूसरी आस्तीन में किलर कार्ड्स जिनके हाउस ऑफ कार्ड चक्रव्यूह में फंसा नक्षत्र प्राप्त हुआ वीरगति को। आने वाले समय में प्रिंसिपल और अन्य महाखलनायकों की चाल किस नायक का संहार करेगी, अपने अस्तित्व का बोध होने पर भी अपने अस्तित्व के दूसरे पहलुओं पर अश्वराज और भेड़िया में से पहले विजय कौन प्राप्त करेगा, यह तो समय ही जानेगा। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्व आगमन एवं सर्वव्यूह में वर्णित है। अब आगे की गाथा पढ़े प्रस्तुत खंड सर्वप्रलय में। अब आगे संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वनायक सर्वप्रलय एकादश खंड। प्रथम अध्याय आरंभ। पराजय और पतित। अपने से शक्तिशाली को नीचे गिरते देखने की चाहत इंसानी फितरत में होती है। लोग उन नायकों के पतन का ही जश्न मनाते हैं जो उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। फिर क्यों, आखिर क्यों बचाना चाहती हो इन्हें लीजा? इतने सालों तक गुमनामी के अंधेरे में अपने वजूद को टटोलते हुए मैंने हमेशा खुद से यही सवाल किया है कि जुर्म के विरुद्ध आजीवन लड़ते रहने और जो कमज़ोर हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व हमने क्यों लिया था? क्या उनकी वाहवाही पाने के लिए? क्या इसलिए कि वे हमें अपना आदर्श माने, भगवान की तरह हमारी पूजा करें? नहीं अभेक, हमने महानायक बनने की राह नहीं चुनी, इस राह ने हमें चुना है। हमारी शक्तियाँ, हमारी जवाबदेही है दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। दुनिया इसके लिए हमारी प्रशंसा करे या हमें पत्थर मारे, हम अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते। अभेक, तुमने ठीक कहा लीजा, हमने नहीं, महानायक बनने की राह ने हमें चुना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले मैं खुद लेने में यकीन रखता हूँ। मेरा फैसला यही है कि अब मैं दोबारा महानायक कभी नहीं बनूंगा। मैंने खुद को उस राह से अलग कर लिया है जो किस्मत ने मेरे लिए चुनी है। ठीक है अभेक, फिर तो हमारी राहें अब पृथक हो गई है, अलग हो गई है। तुम भी फैसला कर लो वेगा, क्योंकि मेरा फैसला वेगा आका के हुक्म की तामील होनी चाहिए। मौत के इतने शोले बरसाव की मासूमियत झुलस कर खाक हो जाए। शोले भड़काने के लिए हवा का वेग साथ होना बहुत ज़रूरी है, और हवा का वेग तुम्हारे विरुद्ध है। हवा का वेग भी हमसे पूछकर रूप बदलता है। तेरा वेग भी तेरी लाश के साथ शांत हो जाएगा जब हमारा बारूद चिल्लाएगा। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा तुम ही चिल्ला रहे हो। पहले तुम्हारा यह बारूद शांत होगा, उसके बाद तुम्हारी जुबानें। हवा में तैरते भुनगे अपने आप को बाज समझ लेंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे बाज बन गए। भुनगों को एक ही पल में ज़मीन पर रेंगने को मजबूर कर देता हूँ मैं। कौन हो तुम? किंग कोबरा, सिंडिकेट का एलिट कमांडर घोंघा। आतंकियों की जिस टुकड़ी को तूने अभी निष्क्रिय किया है वो मेरे कमांडो थे।
उनका हश्र देखकर भी सबक नहीं सीखा तूने घोंगा बसंत? तुझे भी कोई पतली गली पकड़ कर निकल लेना चाहिए था घोंगा बसंत। कम से कम पिटने से बच जाता। पर तू भी बेचारा क्या करे, अपनी घोंगा चाल से तू भागेगा भी कहाँ। घोंगा की चाल तुरुप चाल है पतंगे। मेरी स्नेल गन से निकलने वाली स्नेल रेज किसी भी सतह से टकराते ही उसका गुरुत्वाकर्षण बहुगुणित कर देती है। मेरा पिछला वार बहुत हल्का था, इसलिए तू उठकर फुदक रहा है, पर अगला वार तुझे हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। इसके पिछले वार से कितनी इच्छा शक्ति लगाकर खड़ा हुआ हूँ मैं जानता हूँ। वर्षों तक निष्क्रिय रहने के कारण भैया के बनाए इस वेगा सूट के फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एयर प्रेशर सही ढंग से बिल्ड नहीं हो रहा है। मेरी आधी से ज़्यादा ताकत तो इस सूट को ऑपरेट करने में ही बर्बाद हो रही है। ऐसे में इसकी स्नेल रेज बर्बादी में रही सही कसर पूरी कर देगी। इसे रोकने का उपाय जल्दी सोचना होगा। हा 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 हा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और तू अभी ही परकंठे परिंदे की तरह लहराने लगा। तेरी कॉस्ट्यूम, तेरी शक्तियाँ, तेरी तकनीक सभी पुरानी, पिछड़ी हुई और आउटडेटेड है। ये आज की तकनीक का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। टर्बो पावर एक्टिवेट। मैं तेज रफ्तार दुनिया से उसकी रफ्तार छीन लेता हूँ, उसे घोंगा बनाकर रेंगने पर मजबूर कर देता हूँ, जैसे कभी दुनिया ने मुझे मजबूर कर दिया था। पर रफ्तार सिंह मजबूर था, घोंगा नहीं। यह घोंगा आज रफ्तार में बिजली को भी मात दे सकता है। जानने के लिए पढ़ें परमाणु के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स घोंगा। मेरा स्नेल सूट एयर प्रेशर को मॉड्यूलेट करके मुझे बिजली सी गति प्रदान करता है। बता, इस टर्बो पावर का मुकाबला अपनी बैलगाड़ी जैसी लंगड़ाती तकनीक से कैसे करेगा तू वेगा? इस पूरे प्रकरण से इसारिक भी अनभिज्ञ नहीं था। प्रोबोट, बड़ी खबर है। क्या हुआ माइक? गर्भगृह ट्रांसमिशन का चैनल 5 रिसेप्ट करो। वेगा, यह तो वेगा है। बेशक वही है। अगर वेगा वापस आया है तो इसका मतलब किंग सिटी के बाकी रक्षक भी जरूर वापस आएंगे। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को जिस नेतृत्व की जरूरत है वह यह किंग सिटी के महानायक बखूबी निभा सकते हैं। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो माइक। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किंग सिटी के महानायक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में किस प्रकार विफल रहे हैं। इनकी असफलता का खामियाजा हजारों किंग सिटी वासियों ने अपनी जान देकर चुकाया था। इतने वर्षों तक ये तिरस्कृत नायक इसलिए गुमनामी के अंधकार में मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इनकी असफलता ही इनके वजूद का आईना बन गई है। तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड रक्षकों की जगह किंग सिटी के तिरस्कृत नायक को दुनिया की कमान सौंप दी जाए? अगर हमें विश्व आज़ादी की सुरक्षा का नेतृत्व इन नाकामों के हाथों में सौंपा तो गर्भगृह भी किंग सिटी जैसा शमशान बना नजर आएगा, जहाँ चारों ओर लाशें ही लाशें होगी और जिनके बीच खड़े होंगे ये तिरस्कृत नायक। नहीं माइक, किंग सिटी के ये तिरस्कृत नायक कभी भी ब्रह्मांड रक्षकों की जगह नहीं ले सकते। हुफ, कॉस्ट्यूम के इंटरनल सर्किट्स में स्पार्क हो रहा है। मेरी कॉस्ट्यूम इतना भीषण एयर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हा हा हा, लोगों के मुरझाए चेहरों के आखिरी वार देखो वेगा। लोगों के मुरझाए चेहरों को आखिरी बार देखो वेगा। ये तुम्हें अपने जिंदा बचने की आस मानने की गलती कर बैठे हैं। देखो इन आँखों में तैरती मौत की परछाई को, जो तुम्हारी असफलता की कहानी चीख कर कह रही है। तुम फेलियर होवेगा और फेलियर कभी भी हीरो नहीं होता। पटाक युगम धरित्री अस्यः। सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व खंड। युगांतर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्वागमन, सर्वव्यूह। तेरे मरने के बाद इन सब की बारी आएगी। घोंगा अपने एयर प्रेशर से इन मासूम बच्चों की चिंदियाँ उड़ाएगा इस गर्भगृह में। पापा, क्या वेगा हार जाएगा? लेकिन हीरो तो कभी नहीं हारते। नहीं बेटा, हीरो वो नहीं होता जो कभी ना हारे। हीरो वो होता है जो अपनी हार से सीखता है और उसे अपनी जीत की सीढ़ी बनाता है।
मैं हार गया, एक बार फिर हार गया मैं। फिर चारों ओर वही लाशों का मंजर होगा। फिर मासूमों की चीखें पिघले शीशे की तरह मेरी अंतरात्मा को मेरी अंतिम सांस तक गलाएगी। हर हीरो दुनिया बचा ले ऐसा नहीं होता। तुम्हारे हीरो खत्म, अब तुम्हारी बारी। दुनिया जलकर खत्म हो यह काफ़ी नहीं हमारे लिए। चिताओं को जलाने वाली चिंगारी हमारी धधकती नफरत के गुबार से उठे, यह जरूरी है। हवा का वेग चिंगारी को शोला बना सकता है तो नफरत के शोलों का वजूद बुझाने की ताकत भी रखता है। इस बार यह हीरो नहीं हारेगा। जीतने के लिए तकनीक और कॉस्ट्यूम की नहीं, जुनून की ज़रूरत होती है घोंघा। और हार से बढ़कर जुनून कुछ और पैदा नहीं करता। आज इस नाकाम की हार से निकला जुनून ही इसे हारने नहीं देगा। इस बार वेगा नहीं हारेगा। जीत गया, हमारा हीरो जीत गया, जीत गया। जीत इतनी सस्ती नहीं होती कि इतनी आसानी से हासिल हो जाए। जीतने के लिए जान लगानी भी पड़ती है और जान गंवानी भी पड़ती है। घोगा अकेले इस एरिया का कमांडर नहीं था। वेगा खून की होली खेलने के लिए होलिका भी मौजूद है यहाँ। होलिका का काम तो वैसे भी प्रहलाद को जलाकर खाक करना था। आज इन बच्चों को जलाकर खाक करेगी होलिका। यह सतरंगों पर आधारित विबगेयर गन है। यह मामूली रंग बिरंगी किरणों की वार नहीं करती, बल्कि जिस रंग को सेलेक्ट करके मैं किरणें छोड़ती हूँ उसे चार्ज करती है। जैसे मैंने यह रेड रेज तुझ पर छोड़ी और देख, तेजी नसों में दौड़ता खून नसें फाड़ कर तुझे लाल रंग रहा है। आह! अब मैं विबगेयर गन की ऑरेंज किरणों को इन बच्चों की ओर एक्टिवेट कर रही हूँ। ये किरणें इन बच्चों के आसपास की हीट इतना बढ़ा देगी कि ये झुलसने लगेंगे। आह! बचाओ! बहुत खतरनाक है तेरी यह गन। इसे सबसे पहले तेरे हाथों से छुड़ाना होगा। तेरे जैसी डायन के हाथ में एक खिलौना ही नहीं, हथकड़ियाँ होनी चाहिए। फिक्र मत करो बच्चों, पानी की यह फुहार कुछ ही सेकंड में तुम्हारे आसपास का तापमान सामान्य कर देगी। विबगेयर गन मेरे हाथ से निकल गई, इसका यह मतलब नहीं कि होलिका मजबूर हो गई। यह बात ये गुब्बारे अच्छी तरह समझा देंगे। आश्चर्य, तुझ पर एसिड का असर नहीं हुआ? ओह, इसके गुब्बारों में भरे हुए रंग बिरंगे द्रव्य तो घातक एसिड है। मेरी गर्दन के नीचे की त्वचा डायनासोरस जितनी सख्त है, वरना यह द्रव्य आम इंसान की तो हड्डियाँ भी गला डालते। लेकिन इन बच्चों पर असर जरूर होगा। मासूमियत पर शैतानियत की आज भी नहीं आने देगी लीजा। बहुत लपलपाती है तेरी ये जुबान छिपकली। तुझ जैसी जुर्म के कटी पतंगों का शिकार करती है लीजा। और शिकारियों का शिकार करना ही आतिशबाज का शगल है। उफ! शैतानों की पूरी फौज इकट्ठी कर रखी है किंग कोबरा सिंडिकेट ने। हम सभी शैतान के अवतार हैं। इस धरती पर अगर किसी को जिंदा रहने का अधिकार है तो सिर्फ हमें, इन तुच्छ दुनिया वालों को नहीं। तुम जैसों की मौत तो बारूद की कलम से लिखेगा आतिशबाज। कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना कर लें ये शैतान, सच्चाई के सिपाहियों के आगे हमेशा अदने ही साबित होंगे। गौर से देखो कीड़ो, जब दुनिया बदल गई है तो दुनिया के भगवान भी बदलने चाहिए। अब हम दुनिया के नए भगवान हैं। मरने से पहले इस शक्ल को आखिरी बार अच्छी तरह देख लो। मैं हूँ इस दुनिया का नया यमराज। टन। अब तक अवाक खड़ी भीड़ को यह नज़ारा देख अचानक यह एहसास हुआ कि वाकई इस बार नायकों का जीत पाना असंभव है। नतीजन अगले ही पल गर्भगृह के उस सेक्टर में भीषण भगदड़ शुरू हो गई। भागो यहाँ से, हमें कोई नहीं बचा सकता। दुनिया वाकई भगवान के नहीं शैतानों के अधीन हो गई है। मौत से जितनी दूर भाग सको भाग लो। वह भगदड़ अधिक देर नहीं चल पाई। कहाँ तक भागोगे अपनी मौत से? मौत तो हवा पर सवार होकर तुम्हारे सिरों पर सवार होने आ रही है। मौत की नज़र तुम पर तिरछी हुई है क्योंकि आ गया है तिरछी टोपी। हा 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 हा। नहीं, इस बार हार नहीं मानेंगे हम। अपनी अंतिम सांस, खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। लाशों का ढेर देखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? आज तुम्हारी लाशों से पट जाएगी ये धरती। तेरी टोपी तेरे सिर। गुड जॉब वेगा। हुफ, तुम्हारे बिना संभव नहीं था लीजा। वाकई अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। अब तुम दोनों को और यहाँ मौजूद सिविलियंस
को एक विभत्स और दर्दनाक मौत देने का गौरव सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी कैब्र फोर्स को प्राप्त होगा। क्रेप फोर्स को प्राप्त होगा। केकड़ा? अब यह केकड़ा कौन है भाई? कुछ वर्षों पहले तक ग्रैंड मास्टर रोबो के बाद विश्व अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन और हथियारों का दूसरे सबसे बड़ा तस्कर था केकड़ा। अपने हाई आउट कैब्र आइलैंड से ऑपरेट करता था यह। मुझे लगा था कि परमाणु ने कैब्र आइलैंड के साथ केकड़ा को भी ख़त्म कर दिया है। दुनिया भी यही समझती थी क्योंकि केकड़ा यही चाहता था। दुनिया के नज़रों में उनके चहेते ब्रह्मांड रक्षकों द्वारा ख़त्म कर दिए गए किंग कोबरा सिंडिकेट, क्रैप फोर्स ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जैसे कई और दिग्गज दरअसल वर्षों तक उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब हम दुनिया और ब्रह्मांड रक्षकों को अपनी असली शक्ति और उनकी औकात दोनों ही बता सकें। ब्रह्मांड रक्षक तो अब रहे नहीं और अगर अफवाहों की माने तो दुनिया भी जल्दी ख़त्म होने वाली है। पर हम महाखलनायकों ने संगठित होकर उससे पहले ही उन सभी फोर्सेस को एलिमिनेट करने का फैसला लिया है जो हमारे विरुद्ध है। इसके बाद हम सम्मिलित रूप से हर उस ताकत को एलिमिनेट करेंगे जो दुनिया के लिए खतरा है। बचेंगे तो सिर्फ हम एलिट महाखलनायक और हमारे गुलाम। केकड़े के लिए विस्तार से जानने के लिए पढ़े परमाणु के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स केकड़ा। मैं अब तक सोचता था कि विश्व अपने किस्म का इकलौता पागल है। आज पता चला कि ये तो सारे ही विलन्स महापागल होते हैं और उनका पागलपन ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ज़बरदस्त शॉक ट्रीटमेंट। वैसे भी जब 4-4 को संभाल लिया हमने तो ये अकेला क्या उखाड़ लेगा। गलती कर दी बेवकूफ़ों, केकड़ा को अकेला समझने की गलती कर दी। केकड़ा कभी भी अकेला नहीं होता। मेरी क्रैफ्ट फोर्स हमेशा मेरे साथ होती है। उफ, इसकी सांकेतिक ध्वनि पर तो अचानक से मांसाहारी केकड़ों की पूरी सुनामी आ गई। मेरी सख्त त्वचा के केकड़े भेद नहीं सकते, पर यहाँ लाखों ऐसे मासूम निर्दोष लोग हैं जो इन नरभक्षियों से अपना बचाव नहीं कर सकते। इन पर एयर प्रेशर का घातक वार भी नहीं कर सकता क्योंकि यह क्रैब्स के साथ साथ सिविलियंस को भी चपेट में ले लेगा। अभी तो तुम क्रैब फोर्स के सिर्फ एक ही पहलू से रूबरू हुए हो रक्षक को। मैंने और आतिशबाज ने मिलकर क्रैब फोर्स के हर एक केकड़े के शरीर में ऐसे माइक्रोब्रम प्लांट किए हैं जो मेरे इशारे पर करते हैं। आह लीजा दीदी, वेगा भैया बचाओ। नहीं! केकड़ा के एक इशारे पर गर्भगृह के उस सेक्टर में मौत के धमाके गुंजायमान होने लगे। गेम ओवर नायकों, तुम एक बार फिर से हार गए। देखो मेरे साथी भी ब्लास्ट के असर से उबर चुके हैं, पर तुम लोग कभी नहीं उबर पाओगे। एक नाकामयाब जिंदगी से मौत भली। तुम्हारी आत्माएं हमारी शुक्रगुजार होगी कि हमने तुम्हें इस नाकामयाबी की ज़िंदगी से आज़ादी दे दी। सही कहा तूने केकड़ा, नाकामयाबी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, पर हमारी शख्सियत ही कमबख्त कुछ ऐसी ही है कि जब तुम नाकामयाबी का मुंह ना तोड़ देते तब तक मौत भी हमसे मुंह छुपाए घूमती है। अभेग, माफ़ करना साथियों, अपनी अंतरात्मा की सच्ची पुकार सुनने में थोड़ा वक्त लग गया। यह समझने में समय लग गया कि जब तक अपनी हार से भयभीत होकर भागोगे, उसे क्रोध, आक्रोश, शठ रूपी आवरण में लपेट कर ओढ़े रहोगे, तुम उसे कभी खुद से दूर नहीं कर पाओगे। समझ आ गया है मुझे कि अपनी हार को मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, बेखौफ उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो। तुम्हारी सांसों की हुंकार ही काफ़ी होनी चाहिए तुम्हारी हार को यह एहसास दिलाने के लिए। हार के हारने का समय आ गया है। कड़ाक, तुझे विबगैर की ताकत दिखानी पड़ेगी। अभेद शक्ति के आगे हर ताकत पानी भरती नजर आती है मोहतरमा। मैं औरत और मर्द में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता मोहतरमा। मैं दोनों को समान नज़रों से देखता हूँ और समान भावों से कूटता हूँ। चटाक, बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ रहा है तू। तेरी रफ्तार को लगाम लगानी पड़ेगी। यह स्नेल रेस तुझे रेंगने पर मजबूर कर फटाक। रेंगने के लिए मजबूर सिर्फ तू होगा घोंगे। तेरे कॉस्ट्यूम का टर्बोजेट वेगा पहले ही नष्ट कर चुका है। तेरी रफ्तार का यह अंतिम सहारा, तेरे रॉकेट बूट्स भी गए। ठहर जाओ अभेग, अपनी असीम अभेद शक्ति का नमूना तो तूने बखूबी दिखा दिया है।
साबित कर दिया तूने कि तेरी अभेद शक्ति के सामने हम तो क्या बड़े से बड़े दिग्गज भी नहीं टिक सकते। पर इस शक्ति से तू इन लाखों सिविलियंस को मरने से नहीं बचा सकता। अभेद, इस सेक्टर के हर चप्पे पर मेरी कैप फोर्स कब्जा कर चुकी है। अपने क्रैब्स के शरीर में मौजूद एक्सप्लोसिव को मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ, जो कि आधे मिनट में एक साथ ब्लास्ट करेंगे। इन सिविलियंस को तुम आधे मिनट में एक इकलौती एग्जिट पॉइंट से नहीं निकाल सकते, और ना ही आधे मिनट में लाखों की संख्या में मौजूद मेरे क्रैब्स को ब्लास्ट होने से रोक सकते हो। अब फैसला तुम्हें करना है कि आधा मिनट हमें रोकने में बर्बाद करना चाहते हो, या फिर इन सिविलियंस को बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहते हो। या भाग रहा है, मैं इन्हें रोक कोई फ़ायदा नहीं है। वेग, केकड़ा सही कह रहा है। अगर हमारे पास सिर्फ आधा मिनट है तो हमें यह समय इनसे उलझकर गंवाने के बजाय लोगों को बचाने में लगाना होगा। ये बेवकूफ़ वेगा के वेग से वाकिफ नहीं थे। मैं 4 सेकंड में ही इस सेक्टर के चप्पे चप्पे से चिपके हर केकड़े को पकड़कर इस सेक्टर से दूर कर। वेगा, ये क्रैब बॉम्ब स्पर्श करने से फट रहे हैं। तुम ठीक तो हो वेगा? जिंदा हूँ। मेरी पहले से ही ध्वस्त हो चुकी कॉस्ट्यूम अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मेरी पावर्स काम नहीं कर रही। मौत चंद पलों की दूरी पर देखकर संयम और विवेक साथ छोड़ गया था लोगों का। अपनी जान बचाने की हवस दूसरों की जान ताक पर लगाने की हैवानियत पैदा कर देती है। कोई नहीं बचेगा, भागो। ये लोग तो पागल हो गए। आधे से ज़्यादा लोग इस भगदड़ में कुचल कर मारे जाएंगे। जो बचेंगे ब्लास्ट से मरेंगे। मौत देखकर आपा खो देना इंसानी फितरत है, तो अंतिम क्षण तक जिंदगी के लिए लड़ना भी इंसानी जज्बा है। और फितरत व जज्बे की जंग में जीत अक्सर जज्बे की ही होती है। रुक जाइए आप लोग, सभी लोग एक ही जगह सम्मिलित हो जाइए। हम आप सभी को सुरक्षित बचा लेंगे। इनकी बकवास सुनने में समय मत गवाओ, भागो यहाँ से। जो अपनी कर्म भूमि, अपने शहर के लोगों को बचा नहीं पाए, वे हमें क्या बचाएंगे। ये लोग नहीं सुनेंगे। अभेद, मौत से पहले ही मौत के खौफ से मर चुके हैं लोग। भीड़ भेड़ों के भटके झुंड की तरह होती है। एक भेड़ के पीछे पूरा झुंड खाई में कूद पड़ता है। तो फिर इन बदमाश भेड़ों के झुंड को नियंत्रित करना होगा। वेगा, लीजा, तुम दोनों इस भीड़ को आगे बढ़ने से रोको और एक जगह एकत्रित करो। तुम करने क्या वाले हो अभेद? प्रायश्चित। किंग सिटी में जो नहीं कर पाया उसका प्रायश्चित। आज अपने जिस्म, अपनी जान का आखिरी कतरा तक दाव पर लगा दिया था इन तिरस्कृत नायकों ने। मेरी कॉस्ट्यूम बर्बाद हो चुकी है। वेग उत्पन्न करने के लिए कॉस्ट्यूम के माइक्रो एयर सेक्शन और प्रोपेलर्स काम नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे हाथों और पैरों में एयर सेक्शन के लिए किए गए छिद्रों का प्रयोग करना होगा। वैसे तो यह सेक्शंस कॉस्ट्यूम के सर्किट से जुड़े हुए हैं और यह कॉस्ट्यूम के पावर जनरेटर से ही चार्ज लेकर काम करते हैं, पर अब क्योंकि कॉस्ट्यूम ध्वस्त हो चुकी है तो यह सेक्शन अब मेरे शरीर से उत्पन्न हुई ऊर्जा से काम करेंगे। मुझे इन सभी सिविलियंस के चारों ओर एक इतना संघन वायु वृत्त रचना है जिससे यह पार ना कर सके, और इस काम के लिए जिस मात्रा में ऊर्जा चाहिए उसे उत्पन्न करने में मेरे शरीर का पूरा खून सूख जाएगा। हुफ, मेरे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। किसी भी क्षण मुझे ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो सकता है। हुफ, पर मुझे अपनी फिक्र नहीं करनी है। हुफ, मेरे वायु व्रत के कारण बेताश्त भागते सिविलियंस एक जगह गिर गए। अगर मैं इस वायु व्रत के वेग को बनाए नहीं रख पाया तो यह लोग फिर से आज़ाद हो जाएंगे। मेरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है। नहीं, वायु व्रत टूट जाएगा। वायु व्रत नहीं टूटेगा वेगा। लीजा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी सिरिष्ट शक्ति से तुम्हारे दिमाग में उभर रहे विचार पढ़ रही हूँ। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा का स्तर घट गया है वेगा, पर तुम मेरे उत्प्रेरक शरीर में किसी भी मानव शरीर के मुकाबले 10,000 गुना अधिक ऊर्जा विद्यमान है। मेरे शरीर के रोम छिद्रों पर सैकड़ों सूक्ष्म तंतु हैं जो मुझे किसी भी सतह से चिपकने में सहायता करते हैं और अपने शत्रु की ऊर्जा सोखने में भी। अभी यह सूक्ष्म तंतु मेरी शारीरिक ऊर्जा को तुम्हारे शरीर में प्रवाहित करेंगे। तरकीब काम कर रही है लीजा। मुझे शरीर में ऊर्जा का संचार होता महसूस हो रहा है। काम हो गया अभेद। वायु व्रत ने सभी सिविलियंस को कैप्चर कर लिया है। जो करना है जल्दी करो, मात्र 10 सेकंड बचे हैं। हाँ लीजा, जो करना है उसे करने का समय आ गया है। आज ही तो मैंने जाना है कि वास्तव में महानायक क्या होता है।
अभेक शक्ति स्थानारित। आज ही मैंने समझा है कि सही और गलत के फासले के बीच जो खड़ा होता है वही महानायक होता है। महानायक वह है जिसकी जिंदगी, जिसका सर्वस्व सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर न्यौछावर हो। इस दुनिया का कोई भी ब्लास्ट मेरी अभेक शक्ति को नहीं भेज सकता। मेरी अभेक शक्ति तुम सभी को इन क्रैप बॉम्ब्स के ब्लास्ट से सुरक्षित रखेगी, लेकिन अभेक शक्ति के संस्थानरण का नियम है कि संस्थानरण के बाद मैं उस शक्ति के संरक्षण में नहीं आ सकता। ऐसा करते ही शक्ति मेरे शरीर में वापस समा जाएगी। नहीं अभेक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी परवाह किए बिना कि बदले में सम्मान मिले या अपमान, प्यार मिले या तिरस्कार। तुम जानती हो लीजा कि यह आखिरी रास्ता है इन लोगों को बचाने का। इंसान की ज़िंदगी में कोई एक पल ऐसा होता है जिसमें वह सैकड़ों बार मरता है, और फिर एक पल ऐसा होता है जिसमें इंसान हजारों जिंदगियां एक साथ जी लेता है। लीजा, आई लव यू। अभेक, पहले क्यों नहीं कहा? आज मैं इस एक पल में हजारों जिंदगियां जी चुका हूँ। हाँ, आज गर्व से कहता हूँ कि मैं एक महानायक हूँ। बस कयामत का इंतजार था। अलविदा। अभेक, नहीं। अपनी अंतिम सांस तक उस महानायक ने अभेक शक्ति कवच को थामे रखा। अभेक की आखिरी सांस के साथ ही अभेक शक्ति कवच टूटा। लीजा की चित्कार मृत हो चुके अभेक की आत्मा को झकझोर कर जगाने की कोशिश कर रही थी, पर उस महानायक की शक्ति और प्राण दोनों ही उस स्थान से लोप हो रहे थे। अब क्या कहेंगे आप प्रोबोट? क्या अब भी आपको यही लगता है कि यह महानायक ब्रह्मांड रक्षक की जगह नहीं ले सकते? इससे पहले कि आपको निर्णय लें, मैं आपका ध्यान वार हेडक्वार्टर के इस फुटेज पर लाना चाहूँगा। तो यह नहीं हो सकता। नक्षत्र नहीं मर सकता। यह हो चुका है प्रोबोट। नक्षत्र मारा जा चुका है। महाखलनायकों ने वॉर हेडक्वार्टर के सबसे मजबूत आधार स्तंभ को ध्वस्त कर दिया है। चीता, ब्लैक कैट, लोमड़ी, चंदिका पकड़े जा चुके हैं। सैकड़ों निर्दोष हर पल या तो बेवजह के दंगों में मर रहे हैं या फिर सिरफिरे विलेंस के पागलपन का शिकार होकर। और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक क्या कर रहे हैं? वे समुद्र मथ रहे हैं। विश्व आबादी को बचाने के लिए सिर्फ गर्भगृह काफ़ी नहीं है प्रोबोट। लोगों को बचाने के लिए वार काफ़ी नहीं है। दुनिया के इस अंत समय में लोगों को ख़त्म हो रहे आत्मबल और मर रहे विश्वास को बचाने के लिए रक्षक नहीं, महानायक चाहिए। तुम सही हो माइक। दुनिया को महानायक चाहिए। महानायक लोगों के दिल में यह आस बनाए रखते हैं कि उन्हें वो हर विपदा, हर आपदा से बचा लेंगे। और मानव जाति का इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी विभीषिकाएं मानव जाति ने इसी आस के सहारे झेली है। अभेक मारा जा चुका है। ब्लाइंड डेथ, पोल्का और किंग कोबरा से लोहा ले रहे हैं। माइक, पूरा गर्भगृह, हर सेक्टर, हर धर्रा छान मारो। व्रक और उसकी हरफनमोला फौज को तलाशो और यहाँ लेकर आओ। लीजा और वेगा को भी यहाँ लाए जाने का इंतजाम करो। इन महानायकों को अगर दुनिया की अंतिम उम्मीद बनाना है, इन्हें ब्रह्मांड रक्षकों की जगह खड़ा करना है, तो इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। मैं अपनी स्पेशल लैब में जा रहा हूँ। अगले कुछ घंटे में मुझे डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, उस आखिरी बचे ब्रह्मांड रक्षक को की ढूंढो जिसे ब्रह्मांड रक्षक दल से निष्कासित कर दिया गया था। व्हाट? नहीं प्रोबट, वह सिरफिरा कभी भी आदर्श ब्रह्मांड रक्षक नहीं हो सकता। उसे वापस टीम में लाना अपने पैर पर नहीं, सिर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। गर्भगृह में मौत का तांडव करते विलन्स का दमन करना है तो कोई ऐसा सिरफिरा चाहिए जो मौत की नज़रों में झांके तो मौत की रूह भी कांप जाए। और ऐसा सिरफिरा दुनिया में सिर्फ एक ही है। आज तक दुनिया जिससे नफरत करती आई है, अभी वही दुनिया का अंतिम उम्मीद बनेगा। छोड़ दे जालिम। पागल तो मैं हूँ, फिर पागलों जैसी हरकत तू क्यों कर रहा है? आटो शर्मा उर्फ आटो किलर, बहुत जबरा सीरियल किलर है ना तू, मोस्ट वांटेड। गर्भगृह में आने के बाद तेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही रंगीन हो गई। पहले सीरियल किलिंग करता था, अब सीधे नरसंहार करने चला था। बाप, अपुन तो सिर्फ अलग बोले तो आतंकवाद लिबरेशन ग्रुप के लिए काम कर रहा था। अपुन को जाने दो। कुत्ते की तरह धो चुका है तू अपुन को। अपुन अपने मरेले बाप की कसम खाता है, अब से मच्छर भी नहीं मारेगा।
इस गर्भगृह में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है, जिसे तुझ जैसे नासूर नाली के कीड़े खर्च सैकड़ों मजलूमों का जीने का हक मार रहे हैं। तुम्हारे हिस्से की सांसें किसी और के काम आएगी, और जिनके हिस्से में तुम यह बारूद लिख रहे थे, उनके बजाय अब तुम्हारा मुकद्दर बनेगी मौत। नहीं। प्रथम अध्याय समाप्त। युगम धरित्री अस्यः। इस ब्रह्मांड का निर्माण विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के सामवेश से हुआ है। सृजनात्मक और सौम्य शक्ति ऊर्जा का इस ब्रह्मांड के निर्माण में जितना बहुमूल्य योगदान है, उतना ही अभिन्न योगदान विध्वंसकारी और क्रोधी शक्ति ऊर्जा का भी है। और ऐसी ऊर्जाएं सदैव एक दूसरे से टकराती आई है। इनके टकराव से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी है और संतुलन भी। सृजनात्मक हो या विध्वंसक, दोनों ही शक्तियां ब्रह्मांड का आधार है, और किसी भी महानायक का भी। जब तक कोई नायक अपनी सृजनात्मक और विध्वंसक दोनों शक्तियों में संतुलन नहीं बनाता, जब तक अपने भीतर के जानवर और इंसान दोनों के बीच सामंजस्य नहीं लाता, वह नायक महानायक नहीं बन सकता। कालमूर्ति अस्तवा के हाथ के साथ वल्लभ और भेड़िया निबुलार से वापस चंद्रमा की धरती पर लौट रहे हैं, जहां इनके विध्वंसक रूप अलार और कोबी चंद्रमा के उपग्रह शांतिप्रिय मोबोस और विध्वंसकारी फोबोस से दंत कर रहे हैं। इस तथ्य से अनभिज्ञ की अंतरिक्ष के अंधकार में छुपी अंधेरे की महाशक्ति की परछाई उनके इस ध्वंस से पोषित हो रही है। प्रस्तावना अध्याय आरंभ। भला और बुरा। हे भेड़िया देवता, इनका दंत अभी तक जारी है। ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस स्पर्धा का अंत नहीं होता। अपने विध्वंसक रूप और अपने सौम्य रूप के संतुलन को बनाकर इस स्पर्धा का अंत करो महानायकों। यह क्या? चंद्रमा की धरती पर आयाम द्वार से घोड़ा बाहर निकल रहा है। उसके साथ ये मानव कौन है? जो भी हो, अगर इनके आने पर फोबोस मोबोस का द्वंद्व रुक गया तो मेरी योजना और शक्तियां दोनों ही अधूरे रह जाएंगे। तुम में से जो भी अपने विध्वंसकारी रूप पर पहले विजय प्राप्त करेगा, वही इस स्पर्धा का विजेता बनेगा। फोबोस और मोबोस के इतने करीब होने के कारण तुम्हारा यह कार्य और दुष्कर होगा, क्योंकि इनकी विपरीत शक्ति ऊर्जाएं तुम्हारे दोनों रूपों के एक होने की प्रक्रिया में तीव्र व्यवधान उत्पन्न करेगी। एक बात समझ नहीं आई युग श्रेष्ठ, फोबोस और मोबोस के सस शरीर चंद्रमा की धरती पर होते हुए इन दोनों महानायकों के सौम्य और विध्वंस रूप एक कैसे होंगे? भले ही वे लड़ना बंद कर चुके हैं, पर जैसे ही महानायक अपने रूपों को एक करने की कोशिश करेंगे, फोबोस और मोबोस की शक्तियां स्वतः ही सक्रिय होकर स्रावित होंगी। फिर स्पर्धा का परिणाम कैसे निकलेगा? तुम ग्रहणों की परछाई को भूल रही हो अवधि, जो फोबोस और मोबोस की शक्ति ऊर्जा सोखने की आस में लालियाती तड़प रही है। दृश्य पटल पर फोबोस और मोबोस की चिरतिक होती शक्ति ऊर्जा और ग्रहणों द्वारा उस ऊर्जा को सोखने का दृश्य प्रसारित नहीं होंगे। यह दृश्य सिर्फ मैं और तुम ही देख सकते हैं। आहा, यह तो बिना लड़े ही अपनी शक्ति ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं। फोबोस और मोबोस की ऊर्जा शीघ्र ही मेरी परछाई को इतना ताकतवर बना देंगी कि परछाई किसी को भी ग्रहण लगाने में सक्षम होंगी, क्योंकि ग्रहणों की परछाई फोबोस और मोबोस की तीव्र ऊर्जा सोख रही है। इसलिए ऊर्जा का प्रभाव महानायकों के दोनों रूपों पर पूरी तरह नहीं पड़ेगा और उनके एक होने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। मान गए युग श्रेष्ठ, आप हर परिस्थिति की काट सोच कर बैठे हैं। यही तो मेरा काम है। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि इन दोनों महारथियों में से पहले अपने विध्वंसक रूप पर काबू पाकर इस स्पर्धा को कौन जीतता है। तो फिर लौट आया मनूस। पाजी, अब मैं समझ गया हूँ। तेरी चाल यही है ना कि मुझे मरने के लिए चांद की धरती पर छोड़ दे और खुद पृथ्वी पर जाकर मेरे जंगल, मेरे वुल्फानों का राजा बन जाए। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। यहाँ चांद से नीचे पृथ्वी तक लंबी पूंछ लटका कर तुझे फांसी दे दूंगा मैं। बहुत ढीठ है तू और बेवकूफ़ भी। तुझे लगता है कि मैं तेरी बकवास सुनने से अपना बहुमूल्य समय नष्ट करूँगा? सही कहा तुमने अलार, तुम्हारा समय बहुत बहुमूल्य है, जैसे मेरे लिए तुम बहुमूल्य हो। क्या बक रहा है तू? सच कह रहा हूँ अलार। एक बार आवेश और अहंकार के वशीभूत होकर मैं तुमसे अलग हो चुका हूँ, पर दोबारा नहीं।
सच कह रहा हूँ कोबी, मुझे वुल्फानो नहीं चाहिए, तुम्हारा जंगल, तुम्हारा साम्राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। मैं चाहिए हूँ? क्यों? मेरा अचार बनाएगा या मुरब्बा डालेगा पपीते के छिलके? तुझे हमेशा के लिए अपने साथ संजो कर रखूँगा। इधर आ जरा, अपना मुंह तो खोल। सुम सुम हुप, बदबू तो नहीं आ रही? यह क्या कर रहे हो कोबी? तेरा मुंह सूंघ के देख रहा था कि कहीं ताड़ी तो नहीं पी आया उस घोड़े के साथ जाकर। अबे तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है जिससे तूने ताड़ी पी रखी है? कोबी मेरी बात सुन, मेरी आंखों में देख। अबे क्यों देखूं तेरी आंखों में? खरगोश पाल रखे हैं क्या तूने वहाँ? मैं सिर्फ अपनी प्यारी जेन की आंखों में देखता था जो तेरे कारण मारी गई। अब तेरी आंखों में झांकूंगा नहीं मैं, उन्हें कटोरियाँ से बाहर नोच कर उनसे गोटियाँ खेलूंगा मैं। तू पलटवार क्यों नहीं कर रहा? आ लड़ मुझसे। नहीं कोबी, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुझसे लड़कर तुझ पर वार करके मैं हमारे पिता वुल्फानो सम्राट वुल्फा के बलिदान को व्यर्थ नहीं करना चाहता। अलार और वल्लभ के मध्य भी कुछ ऐसे ही योग बन रहे थे। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बोझ है, बोझ। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है अलार, हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। गलत, तू मुझे कमज़ोर करता है, तेरी भावनाएं, तेरा सौम्य स्वभाव मेरी शक्ति को दमित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे आवेश और क्रोध मेरे सही निर्णय पर हावी होते हैं। मैं तुम्हें वायु, वेग, द्रुत गति और तीव्र शक्ति प्रदान करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे मानव शरीर की निपुणता और सहजता प्रदान करते हो। गुण और दोष हम दोनों में ही हैं अलार, हर प्राणी में होते हैं। यदि सिर्फ दोष देखोगे तो सदैव हर किसी में दोष ही नजर आएगा, खुद में भी। दोष की बजाय गुणों पर ध्यान दोगे और सकारात्मक सोच व नज़रिया अपनाओगे तो इससे तुम्हारी शक्तियाँ और सबल होगी अलार। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर एक दूसरे को अपनी दुर्बलता का दोषी मानते रहें तो इसका फ़ायदा हमारे शत्रुओं को होगा। याद रखो अलार, कोई व्यक्ति बाहर से जितना कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु यदि उसका अंतर्मन दुर्बल है तो उसे परास्त करने के लिए उसके शत्रुओं को अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उसके अंतर्मन की हीनता ही उसे परास्त कर देती है। दूसरों में दोष ढूंढना और सदैव खुद को सर्वोपरि समझना दरअसल एक हीन व्यक्तित्व का परिचायक है, और ऐसी हीन भावनाएं से ग्रस्त व्यक्ति महानायक तो क्या नायक भी नहीं बन सकता। यदि खुद से दूर करना ही चाहते हो तो मुझे नहीं, अपने हृदय में बसी इस हीन भावना को दूर करो। अलार पर वल्लभ की बातें का असर हो रहा था, जबकि जड़ बुद्धि कोबी भेड़िया की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो क्या आज कोबी की ढीठता भेड़िया की हार का कारण बनने वाली थी, या फिर कोबी के अस्तित्व का कोई ऐसा पहलू दुनिया के सामने उजागर होने वाला था जिसके बारे में खुद कोबी भी नहीं जानता था? मेरी बात सुन कोबी। नहीं, मुझे नहीं सुनना। आज तू बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तेरी बातें सुनकर बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही है, जैसे जैसे उल्टी आ रही है। वैक, तुम जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहे हो ताकि मुझे क्रोध दिला सको। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मूर्ख, मूढ़, जड़, पशु बुद्धि समझूं, पर अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता कोबी। भेड़िया वंश की उत्पत्ति करने वाले वुफालू से लेकर हमारे पिता वुल्फा तक हमारा पूरा वंश भेड़िया मानवों का था। मुझे वुफालू और हमारे पिता पर गर्व है। साहस, शौर्य व पराक्रम के साथ बुद्धि, कौशल और प्रकृति की रक्षा का जो अटूट जज्बा उनमें था, ऐसा हो नहीं सकता कि वह वुफालू के वंशज और वुल्फा के पुत्र कोबी में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पशु रूप कोबी सिर्फ और सिर्फ दोषों से भरा हुआ है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि यह दोष तो मात्र एक आवरण है जिसे वुल्फानो के युवराज ने अपने भीतर के डर को दुनिया से छुपाने के लिए ओढ़ा हुआ है। एक अबोध निरीह बालक का भय, जिसे जन्म लेने पर माँ का आंचल नहीं मिला, जिसका बचपन माता पिता के स्नेहिल मार्गदर्शन में नहीं ऐसे कठोर प्रशिक्षण में बीता जिसे झेलना बड़े से बड़े वीरों के वश की बात नहीं। और जब वर्षों की प्रतीक्षा और कठोर तप के पश्चात वह अपनी माता के सम्मुख हुआ तो बजाय उसे अपने सीने से लगाने के, उस माता ने उसे युगों युगों का श्राप देकर जड़वत कर दिया। भावावेश का जो बांध आज भेड़िया ने खोला था, उसका वेग कोबी को अपने प्रभाव में ले रहा था। मातृत्व का वह अभाव
उस बालक के अस्तित्व में ऐसा रिक्त स्थान बन गया जो उसके पूरे वजूद को खलता रहा, जिससे भरा जेन के प्यार ने, घमंड, उद्दंडता, ताकत के मद में चूर जो कोबी दुनिया के सामने था, वह इसलिए था ताकि फिर कोई उससे वो मातृत्व, वो प्रेम ना छीन ले जिसने उसके अस्तित्व के रिक्त स्थान को भरा था। उस बच्चे और उसके डर को किसी ने समझता तो वो सिर्फ जेन थी। वो हमेशा तुम्हारा यह पहलू मुझे दिखाना और समझाना चाहती थी, पर मैं ही ना समझ सका। मुझे सिर्फ मेरी जेन और मेरा वुल्फानो चाहिए था और कुछ भी नहीं। जेन और वुल्फानो हमेशा तेरे थे और तेरे ही रहेंगे कोबी। ब्रह्मांड के अस्तित्व में यह पहला और शायद आखिरी अवसर था जब कोबी ने मुंह खोला था और उसकी बातें किसी सनकी के मुंह से निकली हुई नहीं लग रही थी, और वह समझदारी भरा क्षण अगले ही पल गायब हो चुका था। कोबी और भेड़िया एक हो रहे थे और लौट आया था जंगल का जल्लाद। वल्लभ और अलार भी एक हो चुके थे। अश्वराज की भी वापसी हो रही थी, पर पशुबुद्धि कोबी को उसके भीतर की इंसानियत का एहसास पहले करवाकर जंगल का जल्लाद मात्र आधे क्षण की बढ़त से यह स्पर्धा भी जीत चुका था। इस स्पर्धा समाप्ति के साथ ही युगम ने दोनों महानायकों को कालमूर्ति अस्तवा समेत वापस युगम क्षेत्र में बुला लिया। पूरा कालरण कालमूर्तों द्वारा किए जा रहे अश्वराज और भेड़िया के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था। भेड़िया भेड़िया, अश्वराज अश्वराज, युगम धरित्री अस्य। सर्वप्रथम इन महानायकों के अस्तित्व की खोज में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आपका सादर धन्यवाद कालमूर्ति अस्तवा। अब आप अपना स्थान पुनः ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।